नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश के इतिहास में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब धर्म का झगड़ा आसानी से खत्म हो सकता है। हिंदू मुसलमान का खतरा आसानी से खत्म हो सकता है। मंदिर मस्जिद का झगड़ा बातचीत से खत्म हो सकता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ी कोशिश की। मोहन भागवत ने हिंदुओं को समझाया कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना है। बरसों पहले जो हो गया वो हो गया। मंदिर तोड़े गए ये सच है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए ये भी सच है, लेकिन अब झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद थी कि मोहन भागवत के इस बयान का स्वागत सभी मुस्लिम नेता करेंगे, ओवैसी भी करेंगे, मदनी भी करेंगे, लेकिन ओवैसी ने इसे एक नया सियासी एंगल दे दिया। भाईजान ने बैक टू बैक 17 ट्वीट्स किए, हर ट्वीट में एक नए एंगल से सियासत की। अब मुसलमान भाइयों के सामने सीधा सवाल है कि वो मोहन भागवत की बात सुनेंगे या ओवैसी की। आज जुमे का दिन है। जुमे वाले दिन मुस्लिम मोहल्लों में क्या चर्चा हुई? किसने कहा मोहन भागवत सही बोल रहे हैं, किसने कहा कि वो मोहन भागवत की बात नहीं मानेंगे? जो कोई नहीं आपको बताएगा वो सारी बातें बयानों से आगे बढ़कर इस रिपोर्ट में है। काशी, पटना, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, देश के कोने कोने में मुस्लिम मोहल्लों में संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात कितनी सुनी गई, कितनी समझी गई? संघ प्रमुख की बातों पर किसने अमल किया, किसने उनकी बातों को इग्नोर किया? ये पहले जो है आग लगाते हैं, फिर उसमें जो है आग लगाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। हमने बाबरी मस्जिद का कितने सालों इंतजार देखा मुसलमानों ने, क्या फैसला दिया मुसलमान? चुप हो जाओ, मुंह में सील लगा दो, एकदम लगा दी मुसलमान ने सील। क्या मिला मुसलमान को, क्या मिला? फिर क्यों ढूंढा जा रहा है? एक के बाद एक, ये ढूंढने का वजह क्या? ये तो एक नए हिंदुस्तान की पहल है मुझे लग रहा है, और उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो मुसलमानों में जो एक हमारा डर का माहौल था वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। मोहन भागवत की दोस्ती वाली बात कितने मुसलमान भाइयों को पसंद आई? दुश्मनी का इरादा लिए बैठे कितनों का सियासी पारा हुआ हाई? जिनको अब तक ये बात समझ में नहीं आई वो एक बार फिर समझें, गौर से मोहन भागवत की एक एक बात दोबारा सुने और पॉइंट बाय पॉइंट उन बातों के मायने समझें। मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। संघ प्रमुख का पहला बड़ा बयान, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है हिंदू। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। मोहन भागवत का दूसरा बड़ा बयान, मंदिर मस्जिद के नाम पर अब नहीं होगा कोई और आंदोलन। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। तीसरा बड़ा स्टेटमेंट, ज्ञानवापी पर झगड़ा नहीं बढ़ाना, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना, खुद क्यों डरना, मुसलमानों को क्यों डराना? वैसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। मोहन भागवत के बयान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, हिंदू जानता है कि मंदिर तोड़ा गया, हिंदुओं का मन भी है कि मंदिर पुनर्स्थापित हो, लेकिन हिंदू झगड़ा नहीं करेगा, बातचीत से ही मसला सुलझेगा, कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा।
हिंदू तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, मगर भाईजान तो दुश्मनी पर आमादा है। कल तक हिंदू टॉलरेट नहीं है का टेप बजाने वाले बैरिस्टर ओवैसी आज खुद इनटॉलरेट दिख रहे हैं। भाईजान सवाल पूछते थे, हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हो? मोहन भागवत ने कह तो दिया नहीं ढूंढेंगे शिवलिंग, नहीं करना है झगड़ा, मगर ओवैसी इसमें भी अपनी सियासी रोटी सेंक रहे हैं। मोहन भागवत के बयान के कुछ घंटों बाद ओवैसी ट्विटर पर आ गए और बैक टू बैक बिना फुल स्टॉप बिना कॉमा के 17 ट्वीट्स दाग दिए। पहले ट्वीट में ओवैसी ने ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुस्लिम भाइयों के दिल में शक पैदा करने के लिए पहली लाइन में ही लिख दिया, भागवत की स्पीच को इग्नोर मत करना, जो बाबरी में हुआ कुछ वैसा ही ज्ञानवापी में भी होने का खतरा है। दूसरे ट्वीट्स में मोहन भागवत जेपी नड्डा का जिक्र करके मोदी पर अटैक किया, हिंदुत्व वाला नैरेटिव फिट किया। इसके बाद पुरानी तस्वीरों और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आरएसएस को आड़े हाथों लिया। इंडिया में क्या चल रहा है, विदेश में इंडिया को लेकर क्या कहा जा रहा है, सबका जिक्र कर दिया। और आखिरी ट्वीट में अपनी पुरानी आदत की तरह मोदी मोदी किया। सोचिए, मुस्लिम भाइयों के लिए खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक मंच से संघ प्रमुख की तरफ से इतना बड़ा आउटरीच हुआ, मगर कुछ लोग हैं जिन्हें यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही। ऐसे लोग कल रात से ही ज्ञानवापी और बाबरी कर रहे हैं, शिवलिंग को लेकर अनाप शनाप लिख रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए, मथुरा का जिक्र करके कैसे आरएसएस और श्री कृष्ण की मूर्ति को फिट किया गया। मुस्लिम भाइयों को उकसाने के लिए मैदान में मुकाबले वाला टेक्स्ट चिपकाया गया। किसी ने मस्जिद पर जुल्म की कहानी सुनाकर बहकाया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हेट कैरेक्टर्स हैं। सर पे कफन बांध के निकलने की धमकी देने वालों के पीछे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। हाथ पर हाथ रख के न बैठे रहो। प्रोपेगेंडे का मुकाबला प्रोपेगेंडा से और तलवार का मुकाबला तलवार से, जबान का मुकाबला जबान से होगा। मोहन भागवत के दोस्ती वाले बयान के बाद दुश्मनी ढूंढ रहे ऐसे कैरेक्टर्स मोदी को बुरा भला कह रहे हैं, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है का माहौल एक बार फिर बना रहे हैं। फिरका परस्तों को नफरत औरंगजेब से है, और औरंगजेब मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी, इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। जो धज्जियां उड़ रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जिस पर अब जिसकी कोई हैसियत नहीं, मैं आपको बता दूं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इस भारत के अवाम के जूते का डर है, इसलिए खुल के नहीं कह पा रहे। सच तो यह है कि मोहन भागवत के बयान के बाद साफ साफ दिख रहा है कि मुसलमानों के बीच 3 गुट बन चुके हैं। एक वो है जिनको यकीन नहीं हो रहा कि संघ प्रमुख ने क्या कह दिया। ऐसे लोगों को लग रहा है कि इससे ऐतिहासिक बात तो कभी किसी ने नहीं की। कल तक यही मुसलमान कहते थे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत आरएसएस और बीजेपी फैला रही है, एक हिंदूवादी सरकार केंद्र में बैठी है। मगर अब जब आरएसएस ने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं करना है कोई झगड़ा, आपकी जमीन आप ही रखो, तो इस गुट के मुसलमान मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं। जामा मस्जिद के पास हम लोग हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि अब संघ जो है किसी और मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा। देखिए, हमें उनकी बात से बहुत ज़्यादा भरोसा है, और वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा इस देश को जोड़ने की कोशिश की है, और उनका बयान भी इस तरफ जाता है कि हम हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर हैं। अगर हमें शिवलिंग ढूंढ रहे हैं ना, तो हम अपने मन के अंदर ढूंढें। शिवलिंग, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सब हमारे मन में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहब का नाम लेके इंसानियत को आपस में लड़ा रहे हैं, और वही आपस में लड़ाई चलती जा रही है। वरना हिंदू मजहब तो बड़ा खूबसूरत मजहब है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इंसानियत वाली बात है, प्यार की बात है। ये प्यार जो है सबके दिलों में बसता है, और सब प्यार दिलों में बसता है। सब इंसान सब बराबर हैं, एक दूसरे के मजहब पर किसी ने कोई भी कभी बात नहीं करी है। कह रहे हैं कि कोर्ट से हो या बात से हो, बेहतर तो बात से है। अगर निकल जाए फिर इसके बाद मुद्दा खत्म कर दे। जहाँ तक उनका कहना है, अगर हिंदुओं को हमसे कोई नफरत नहीं है या हमसे दुश्मनी है, तो मुसलमानों को भी दुश्मनी नहीं है। और मुसलमान की एक वफादारी मैं बताऊं आपको, जब 47 के अंदर हिंदुस्तान तकसीम हुआ,
पाकिस्तान के नाम पे, मजहब के नाम पे तकसीम हुआ, तब हमारा खून का तकसीम हुआ, हमारा खून अलग अलग हुआ। लेकिन हमने अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ रहना पसंद किया हमारे बड़ों ने। हमारी वफादारी तो ये है, हम कब छोड़ के गए यहाँ से। हम आज भी और आगे भी हम हिंदू भाइयों के साथ ही रहेंगे, सिख भाइयों के साथ रहेंगे, ईसाई भाइयों के साथ रहेंगे। आज भी हम मुल्क का बंटवारा नहीं चाहते। हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। ये इस तरीके का बयान आना एक बहुत ही खुशामदीद बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि इस मुल्क में रहने वाले दूसरे मज़हब के जो धर्मगुरु है, जो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत साहब, जो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि इस मुल्क के अंदर जो अमन अमान कायम रहे, वो भी चाहते हैं। इससे इस चीज़ से जाहिर होता है। तो हम भी इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और हम भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखे। सबको जोड़ना है। अगर वो जो उनको ऐसा लगता है कि ये काम करने से हमारे जोड़ पैदा होंगे, तो उनका बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई वो जोड़ना चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं ना। हम लोग तो इस्लाम में, हमारे दीन ने यही सिखाया कि भाई जोड़ के चला जाए, तोड़ने को तो हमारे कोई इल्म दिया ही नहीं। हम उनका ये बयान एक दरवाज़ा खोल दिया है उन्होंने आपस में बातचीत करने का, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि एक रास्ता बातचीत करने का इधर से भी हुआ है वो बयान और इधर से भी जो आया है, तो एक गोया के दरवाज़ा खुला हुआ है और अब हम इनको उसको आगे बढ़ना चाहिए। आज के बयान से ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर अब अमन जो आएगा, अमन आएगा तो देश के अंदर तरक्की होगी। बयान तो अच्छा दिया है उन्होंने, ये एक एकता का पैगाम दिया है। देश के अंदर जो अभी तक माहौल चल रहा था, माहौल गड़बड़ डगमगा रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, अब आगे माहौल को बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असामाजिक तत्व आपस में बांटने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है इस बयान से उन लोगों पे थोड़ा से फर्क पड़ेगा और बहुत बेहतर पहल है। मुझे लग रहा है होना चाहिए, चीज़ अच्छा करा। बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य है ये, और उनका बयान भारत में उनसे आगे कोई बयान नहीं हो सकता। भारत देश में भागवत जी से आगे किसी का बयान नहीं हो सकता। दिल्ली, भोपाल, मुंबई के मुसलमानों ने मोहन भागवत के बयान को फुल मार्क्स दिए हैं। भाईचारे की बात कही है, यानी पहला गुट मोदी के साथ है, मोहन भागवत के पीछे खड़ा है। लखनऊ वाले भी यही कह रहे हैं, मोहन भागवत ने बिल्कुल सही लाइन ली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? जो उन्होंने बयान दिया है, बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह मोहन भागवत साहब ये बयान दे रहे हैं, तो उसी तरह ये बात भी जो लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे आपस में बातचीत भी करना चाहिए, उनको बैठ करके बुलाना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि बयान देना एक अलग चीज़ है और उनको समझाना ये एक अलग चीज़ है। उनका बयान बहुत अच्छा बयान उनका है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि मतलब मसले का हल निकल जाए और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान आपस में एक थे, एक ही रहेंगे इंशाल्लाह, और उनका बयान बड़ा अच्छा बयान है। हम सब अदालत का एहतराम करते हैं। ये बात तो खैर सही है। देखिए, आपसी भाईचारे से जो तय हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। कोर्ट कचहरी ना करना पड़े, और कोर्ट कचहरी की वजह से आपस में इत्तेफाक पैदा होता है। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अभी से बरगलाने बहकाने में बिजी हो गए हैं। ये मुल्लों, मौलानाओं, इमामों और मुफ्तियों का गुट है, जो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में अपना मुस्लिम संगठन चलाने का दावा करते हैं। इनको लगता है कि अगर आरएसएस की बात मानकर दोस्ती कर ली तो इनकी सियासत खत्म, इनकी नफरती दुकानों का ताला लगना कंफर्म, सारे चंदे बंद। इस गुट में शामिल ऐसे हेट स्पीचर्स को इस बात का भी डर है कि अगर मुसलमानों ने मोहन भागवत की बात मान ली, उस पर अमल किया, तो उनका यूट्यूब चैनल कौन सुनेगा? उनका तो लाउड स्पीकर ही बंद हो जाएगा, फॉलोअर्स घट जाएंगे। इसीलिए तो अभी भी सिलसिलेवार तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मोहन भागवत की बात को किसी तरह डिस्क्रेडिट करने के लिए मुस्लिम मोहल्लों में 7.5 साल से क्या क्या हुआ, ये भी गिनाया जा रहा है और इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है। जो नफरत फैलाने वाले हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं, उनको खुली छूट भी ली हुई है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। 2015 में जो अखलाक की लिंचिंग हुई थी दादरी के अंदर, जब से लेके और आज तक 7-7.5 साल हो गए, अक़लियतें और मुसलमान बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। वो तो औरंगज़ेब पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना ये लोग, ऐसे ही है जैसे लिंचिंग करने वालों पे इल्ज़ाम लगा दिए, झूठा इल्ज़ाम। बेअखलाक दादरी पे इल्ज़ाम लगा दिया ना, तुम बीफ है तुम्हारे यहाँ, निकला बीफ। पहलू खां पे इल्ज़ाम लगा दिया ना, तबरेज़ अंसारी पे इल्ज़ाम लगा दिया ना, लिंचिंग करने वालों पे इल्ज़ाम लगा दिया, मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने वाले पे लगा दिया, मध्य प्रदेश उज्जैन में चाइना का मांझा बेचने वाले पे लगा दिया।
क्या वो इल्ज़ाम सही है? झूठे इल्ज़ाम है। इसी तरह औरंगजेब पे लगा देते हैं। इल्ज़ाम लगाने में कितनी देर लगती है? एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं है। मोहन भागवत की बातें उन लोगों को भी अच्छी नहीं लगी हैं जो इस गुट में नंबर 3 पर आते हैं, और ये तीसरा गुट है मोदी विरोधियों का। इस गुट में शामिल सारे किरदारों को यही लग रहा है कि अभी तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले भागवत को सर्टिफिकेट दे दिया तो इनको पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिलेगा, ये हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे। अगर भागवत की हां में हां मिलाई, भाईचारे की कहानी सुनाई, फिर तो इन सारे मोदी विरोधियों का खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वोट मोदी के खेमे में चला जाएगा, और ऐसा ये कतई नहीं चाहते। इसलिए सारी टोपी ट्रांसफर की जा रही है। मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी वाला कार्ड यहां भी खेला जा रहा है। ये भाषण तो हो गया, इसको इम्प्लीमेंट भागवत साहब करवा सकते हैं। मैं सिर्फ बातों से असर नहीं होगा, वो बुलाएं उन लोगों को और हुक्म जारी करें कि ये तय किया है आरएसएस ने, आरएसएस का ये कहना है, जो लोग भी इसके खिलाफ करेंगे हम उनकी मुखालफत करेंगे। मोहन भागवत ने एक लीग से हटकर बात की है, बड़ी हिम्मत दिखाई। वो कह दिया जो हो सकता है हिंदुओं को भी पसंद ना है, मगर यह भी तय है कि हिंदू हंगामा भी ना करें, आसानी से मान जाएं, क्योंकि जो बात भागवत ने कही है वही बात बीजेपी की भी लाइन है। मोहन भागवत ने रिस्क लिया है, मगर यह रिस्क इंडिया के फेवर में है। मगर अफसोस, कुछ मौलाना, कुछ मुफ्ती, कुछ इमामों को यह बात अभी भी नागवार गुजर रही है। मुंबई में इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने कुछ ऐसे ही लोगों को कैमरे पर पकड़ा। रजा एकेडमी के खलील उर रहमान से लेकर काला पानी मस्जिद के मौलाना रजा तक, इनके दिलों की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक एक करके तीनों की बातें ध्यान से सुनिए। कोई मोहन भागवत की मंशा पर सवाल उठा रहा है तो कोई मोदी का डर दिखा रहा है। मोहन भागवत साहब तो जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कोई बादशाह बोल रहा है। कानून मर्यादा भी कुछ चीज़ें है कि नहीं। कल तक वो ये बोले कि भाई मुसलमानों का घर वापसी होना चाहिए, कभी लव जिहाद बोलते हैं, अब बोलते हैं पूर्वज। हम ये कहते हैं कि उनका पूर्वज जो कौन था पहले वो ये साबित करे। मोहन भागवत का पूर्वज कौन था? आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आए, ठीक है, उसी से आदमी बोला जाता है। आदम ही से आदमी है और पूरे इंसान जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये तो अपना घर छोड़ के खुद भागे हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था, तहकीक करे दुनिया, रिसर्च करे और मोहन भागवत साहब उसी धर्म में आ जाए, आदम अलैहिस्सलाम वाला, तो बात करे। ये उनका कोई फरमान है कि जो चाहेंगे वो बोलेंगे। हिंदुस्तान का संविधान जो बोलेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे और कानून पर जो फैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे। अगर आज वो फैसले की बात करते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के मौके पर क्यों नहीं बोला था वो? हैं, ये कोई बात है? हिंदुस्तान का कौन सा पावर है उनको? भाई एक नागरिक है वो, आज एक आम आदमी है, उनको फरमान जारी, तुगलकी फरमान, नाम तो बादशाहों का बदनाम करते हैं और फरमान जारी ये खुद करते हैं। ये जितने मसले खड़े किए जा रहे हैं ये संघ परिवार की तरफ से, वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद, ये सब संघ परिवार का ही एक हिस्सा है। नाम अलग अलग सबका, सारी संगठनें आरएसएस से निकली हुई है। और ये पहले जो है आग लगाते हैं, फिर उसमें जो है आग लगाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। 2014 जब से मोदी सरकार आई है उस टाइम से आज ये सब चीज़ पैदा हो रही है। और कानपुर हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के बेकनगंज में दंगा करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। पत्थर चलाने वाले दंगाइयों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। बम मारने वाले दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। ऑर्डर निकल चुका है। कानपुर की हिंसा पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की, अब उनकी खैर नहीं उत्तर प्रदेश में। सोचिए, कानपुर में आज जिस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उसी वक्त दंगा भड़काने की साजिश रची गई। ईंट, पत्थर, गोली और बम दंगाइयों ने हर हथियार आजमाया। मोदी विरोध करने के लिए उनके विरोधी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन वो मोदी को समझ ही नहीं पाते। नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा, मोदी ने जो संकेत दिए, विरोधी अगर उनको ही ध्यान से सुन समझ लें तो देश प्रदेश में शांति भी आएगी, विकास भी होगा और नफरत का माहौल भी खत्म होगा। लेकिन इसके विरोधियों को आंख कान खोलकर सुनना पड़ेगा।
मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली, काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। नरेंद्र मोदी का काशी की चर्चा करना, काशी आने का निमंत्रण देना और योगी आदित्यनाथ का यूं दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना, प्रधानमंत्री की ये बातें बहुत बड़े इशारे देती हैं। आज की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। काशी बहुत बदली, काशी बहुत बदल गई है। काशी पर प्रधानमंत्री ने ये लाइन ऐसे वक्त पर ली है, काशी बहुत बदल गई जब ज्ञानवापी का विवाद काशी की कचहरी से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक सुर्खियां बना रहा है और कई लोग ये मानने लगे हैं कि अयोध्या के बाद काशी का ज्ञानवापी ही बीजेपी का अगला बड़ा मिशन है। सवाल है कि काशी के लिए मोदी ने क्या सोचा है और मोदी ने योगी को क्या काम दिया है। नरेंद्र मोदी के सामने दो रास्ते थे। पहला, 24 का चुनाव हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर लड़ लेना और दूसरा, एक ऐसी काशी को शोकेस करना जिसमें धर्म भी है, डेवलपमेंट भी है, एक ऐसी काशी जिसमें परंपरा भी है और नई सोच भी है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर चुनाव जीत लेना उसके लिए सबसे आसान है। मोदी ने इस आसान रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता चुना है। मोदी की काशी झगड़े वाली काशी नहीं, मोदी की काशी मनमुटाव वाली काशी नहीं है। काशी की गलियां अपनी जगह हैं। मोदी की काशी में नई सड़कें हैं जहां स्पीड 10 किलोमीटर की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। काशी के पुराने घाट अपनी जगह हैं। मोदी की काशी में गंगा पर क्रूज भी चलते हैं। काशी में अब जाम कम लगता है क्योंकि यहां के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। मोदी को झगड़े में नहीं फंसना, मोदी को मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं फंसना, मोदी को विवाद में समय नहीं गंवाना। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन सेम टू सेम है। हां, हम हिंदुत्ववादी हैं। हां, हम मानते हैं कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है। हमने हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ा है। हम हिंदुत्व पर ही चलेंगे। हम जालीदार टोपी नहीं पहनेंगे। हम इफ्तार पार्टी नहीं देंगे, मगर चुनाव विकास के मुद्दे पर जीतेंगे। नरेंद्र मोदी काशी बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री काशी दिखाना चाहते हैं, तो इसके मायने समझिए। मोदी ने काशी के लिए इतना कुछ कर दिया है कि अब काशी को जब भी याद करेंगे तो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर याद आता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर इससे पहले गलियों के मकड़जाल में फंसा था। मोदी ने अभी मुक्तेश्वर के धाम को जंजाल से मुक्त करके भव्य कॉरिडोर बना दिया है। काशी हिंदू आस्था का केंद्र पहले से भी था। मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 3 गुना बढ़ा दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले रोजाना औसत 20,000 भक्त आते थे, अब रोजाना करीब 60,000 भक्त दर्शन करने आते हैं। काशी में पहले सालाना 70 से 75 लाख टूरिस्ट आते थे, अब पर्यटकों की तादाद सालाना 1.5 करोड़ के करीब हो गई है। काशी में पहले सिर्फ धार्मिक पर्यटन होता था, अब वीकेंड टूरिज्म और कॉर्पोरेट टूरिज्म भी बढ़ा है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि काशी का व्यापार भी बढ़ा है। बनारस की साड़ियों की बिक्री बढ़ गई है। बनारस के होटल फुल रहते हैं। घाट पर नाव चलाने वालों से लेकर साड़ी बनाने वाले कारीगरों तक
मोदी ने सबका भला किया है। मोदी ने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है उसके ठीक बगल में ज्ञानवापी का ढांचा खड़ा है, लेकिन मोदी मस्जिद को जबरदस्ती कॉरिडोर में नहीं मिलाएंगे। मोदी का ध्यान ग्रोथ पर है। मोदी ने विकास को एजेंडा बनाया है। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। मोदी के एजेंडे में ग्रोथ है, मोदी के एजेंडे में डेवलपमेंट है, मोदी के एजेंडे में सबका साथ, सबका विकास है। अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ 1 साल या 5 साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। मोदी ने 1-2 साल का नहीं, अगले 25 सालों का खाका तैयार किया है। पूरी दुनिया में भारत की धाक जमाने के लिए मोदी ने जो रास्ता चुना है वो कितना फ्रूटफुल है, इसे 8 साल की उपलब्धियों की कसौटी पर परखेंगे। लेकिन उससे पहले यह बता देना जरूरी है कि धर्म और परंपरा के फ्रंट पर भी सबसे आगे नरेंद्र मोदी ही है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, 4 धाम नेशनल हाईवे प्रोग्राम, सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर, 12 हेरिटेज सिटीज का विकास और धार्मिक शहरों को जोड़कर 15 टूरिज्म सर्कल का विकास। धार्मिक फ्रंट पर नरेंद्र मोदी को अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व वाला वोट कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए मोदी ने दूसरे फ्रंट पर फोकस किया है। इसीलिए मोदी ये कह पाते हैं कि मंदिर मस्जिद छोड़ो, विकास का रास्ता पकड़ो। नरेंद्र मोदी के समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना। 8.7% ग्रोथ के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी है। मोदी ने लाइसेंस राज खत्म किया तो बिजनेस करना आसान हुआ। भारत में 1 साल में $83 अरब की एफडीआई आई। पिछले 1 साल में निर्यात बढ़कर $44.4 अरब हो गया। आज देश में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। 2.25 लाख गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं। मोदी के विरोधी सरकारी नौकरियां गिनते हैं। यह सच है कि सरकारी नौकरियां कम है, लेकिन रोजगार के अवसर पहले से कहीं ज्यादा हैं। नौकरी जॉब स्पीक सर्वे के मुताबिक पिछले साल मई महीने के मुकाबले इस साल मई महीने में नौकरी मिलने के चांस 44% अधिक रहे हैं। पिछले 1 साल में होटल और ट्रेवल टूरिज्म में नौकरी के चांस 357% बढ़ा। रिटेल सेक्टर में नौकरी का चांस 175% बढ़ा। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर में नौकरी की संभावना 141% बढ़ी। इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी का चांस 126% बढ़ा। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में नौकरी की संभावना 104% बढ़ी। नरेंद्र मोदी करियर पॉलिटिशियन है, हिंदी में कहें तो खांटी राजनेता। मोदी अपने हर कदम का नफा नुकसान समझते हैं, इसलिए हर बयान को तौल कर बोलते हैं। प्रधानमंत्री कानपुर में पब्लिक के बीच आए तो प्योर पॉलिटिकल बात की। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। साथियों, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकाले। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है।
मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। अगले 25 साल के लिए मोदी ने जो प्लान बनाया है उसके सेंटर में यूपी है। जिस प्रदेश को कभी बीमारू बताया जाता था, उस प्रदेश को मोदी और योगी की जोड़ी ने ग्रोथ के फास्ट ट्रैक पर ला दिया है। जीडीपी ग्रोथ के मामले में उत्तर प्रदेश 6-7वें नंबर से नंबर 2 पर आ गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 12वें नंबर से अब नंबर 2 पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में मेट्रो सर्विस या तो शुरू हो चुकी है या एडवांस स्टेज में है। योगी आदित्यनाथ यूपी में $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने में लगे हैं। योगी के प्लान को सबसे बड़ा बूस्टअप आज खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिला। 80,000 करोड़ के 1400 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी की क्षमता इससे कहीं अधिक है। मैं सांसद के नाते अपने अनुभव बताता हूं। कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से निकट से नहीं देखा था। कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजेंडा कुछ अलग होते थे, लेकिन एक सांसद के रूप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पास चाहता है। जो बात उद्योग जगत के लोग कह रहे थे, एक सांसद के नाते मैंने स्वयं ने इस सामर्थ्य को अनुभव किया है और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के छोटे मोटे हर व्यक्ति को ये जो मिजाज उनका बना है इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते में मोदी योगी के लिए कोई चुनौती नहीं है। खुराफात करने वाले लगातार एक्टिव हैं। यूपी के ग्रोथ इंजन को ट्रैक से उतारने के लिए मोदी योगी विरोधी लगातार कोशिशों में लगे हैं। कानपुर में आज कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। बेगमगंज थाना क्षेत्र की नई सड़क पर अचानक पहले पत्थर चलने लगे, फिर बम फूटने लगे। बवाल को कंट्रोल करने पुलिस पहुंची तो दंगाइयों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। ईंट पत्थर मारकर करीब 2 दर्जन गाड़ियां तोड़ दी। जुमे के रोज यहां मुस्लिम समुदाय ने दुकानें बंद रखने का ऐलान किया था। हिंदू दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी। दोपहर तक सब शांति से बीत गया, मगर जुमे की नमाज के बाद शरारती तत्व एक्टिव हुए और सद्भावना चौकी के पास उन्होंने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। यहां गोलियां भी चलाई गईं और बम भी फोड़े गए। पुलिस जिधर से हटती उधर फिर पथराव हो जाता। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी सख्ती शुरू की। गलियों में घुसकर उपद्रवियों को खदेड़ा गया। हालात को संभालने के लिए सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर उतरे और बेगमगंज में कानपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान समय अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने शाम तक 18 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। पत्थरबाजी हुई ठीक उसी जगह से इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। पूरा जो मार्केट का इलाका है इसको आप देखिए कि पूरे मार्केट के इलाके को
छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभी दुकानें जो यहाँ पर हैं वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बंद का कॉल किया गया था। और जब यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों ने दुकानों को बंद नहीं किया तो मौके पर दोनों पक्षों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से कहासुनी होती है, मारपीट होती है और उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद घरों से पत्थरबाजी होती है, घरों से बताया ये भी जाता है कि बमबाजी भी होती है, हवाई फायरिंग भी होती है। पुलिस ने इस मामले में अब तक लगभग 15 लोगों को हिरासत में लिया है और ये बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। लेकिन बेकनगंज इलाके की इन तंग गलियों में पुलिस के लिए निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को चलाना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर भीड़ है, किस तरीके से अभी भी यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है। बड़ी संख्या में जो फोर्स के जवान हैं, बड़ी संख्या में जो स्थानीय नेता हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आकर के बवाल को शांत किया जाए। लेकिन मौके पर खड़ी गाड़ियां बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हुई थी उनको किस तरीके से निशाना बनाया गया, उनको किस तरीके से तोड़ा गया और यहाँ पर जो वाहन हैं उनको भी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त किया गया है। करीब 15 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की, कानपुर पुलिस की जो कमिश्नरेट की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर जो गश्त है उसको कर रही हैं। हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, ये कहना है पुलिस का। लेकिन अभी भी ये पूरा मामला संवेदनशील है। मौके पर शांति तो जरूर है, लेकिन टेंशन निश्चित तौर पर कानपुर में नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल में लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होता। यूपी पुलिस का एक्शन अभी शुरू हुआ है। एक एक दंगाई की पहचान करके अंदर किया जाएगा। जिन्होंने संपत्ति का नुकसान किया है उनसे वसूली भी होगी और पत्थर चलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। मोदी और योगी का डबल इंजन यूपी को धर्म और मजहब के चक्कर से निकालने में लगा है। विरोधी इसी चक्कर में यूपी को फंसाए रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में इलेक्शन और सिलेक्शन का सबसे बड़ा अधिकार जनता का होता है। फैसला पब्लिक को ही करना है कि कौन सही रास्ते पर है और किसने गलत रास्ता चुना है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकी को सेना ने ढेर कर दिया है। टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन में मोदी सरकार और इस आदेश के बाद सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने आर्मी को खुफिया और सुरक्षा घेरा बढ़ाने का आदेश दिया। अनंतनाग में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। अब से कुछ देर पहले एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।